नमस्कार आप सभी को। आइए आज हम उपसर्ग एवं प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। दो शब्द हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। यहाँ पर ये मान लीजिए कि मूल शब्द हुआ, इसके पहले उपसर्ग रहता है, इसके बाद में प्रत्यय रहता है। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं और प्रत्यय को सफिक्स बोलते हैं। अब इसको देखिए, प्रीफिक्स को पी लिखा और सफिक्स को एस लिखा। याद करने का तरीका अभी हमारे समझ में आ रहा है कि आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि एबीसीडी पहले पी आता है फिर एस आता है, LMNOPQRS। तो प्रीफिक्स पहले आता है और सफिक्स बाद में आता है। और हिंदी में उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में। तो स्वर पहले रहता है, व्यंजन बाद में रहता है। ये तो बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, बीच में मूल शब्द होता है, उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। चलिए ठीक है, अब उपसर्ग को पहले हम देखते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। उपधन सर्ग। उपधन सर्ग बराबर उपसर्ग। उपधन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उप का क्या अर्थ होता है? समीप। मतलब मूल शब्द के पहले वह समीप में आकर के सृष्टि करना, नया शब्द बना देना। उपसर्ग क्या करता है? उपसर्ग वाले जो हमारे उपसर्ग होते हैं, जैसे यहां पर उदाहरण देखिए, हार, ये मूल शब्द है। हार के पहले ये उपसर्ग प्र आ सम वी लगे हुए हैं। हो ये रहा है कि इसके अर्थ को परिवर्तित कर रहा है। हार, एक तो यदि मान लीजिए कि हार जो गले में पहना है उसको हार बोलते हैं। दूसरा यह है कि यदि हम क्रिया में लेंगे तो हार जाना होता है। लेकिन यहां पर हम देखिए कि ये इस हार में प्र लगा दिए तो प्रहार इसका अर्थ हो गया। प्रहार करना, आक्रमण करना। आ उपसर्ग लगा दिया तो आहार बन गया, भोजन। सम उपसर्ग लगा दिया तो संहार हो गया और वी उपसर्ग लगा दिया तो विहार हो गया। मतलब उपसर्ग या प्रत्यय, उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसके अर्थ में और विशेषता लाते हैं। उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। शब्द कहते हैं मूल शब्द। शब्द क्या है? शब्द वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह। सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है। तो वर्णों का एक ऐसा समूह जो सार्थक हो, पर जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर लिख दिए कि आराम है ना, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। अब यहां पर लिखे हम म आ रा, वर्णों का समूह है लेकिन ये सार्थक नहीं है, अर्थात यह शब्द नहीं हुआ, ये हमारा शब्द हुआ। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब व्युत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं कि शब्दों के तीन भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी के लिए, मतलब उसका नाम हम ले लेते हैं तो नाम पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए कि जल, जल बोले तो पानी पता चल रहा है, मतलब पानी के लिए जल शब्द हमारा रूढ़ हो गया है। ठीक है। अब दूसरा शब्द, कोई भी शब्द मान ले लेते हैं, घर। ये इनका हम अलग अलग यदि इन वर्णों को कर देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। घर का कोई अर्थ नहीं, र का कोई अर्थ नहीं है, तो रूढ़ है ये। यौगिक, यौगिक ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर के कोई शब्द बनता है और उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक शब्दों की ही रचना होती है उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। जो यौगिक शब्द होते हैं उनकी रचना तीन प्रकार से होती है। किसके किसके द्वारा? उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। याद कर लीजिए इसको। यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। नंबर 1 उपसर्ग, नंबर 2 प्रत्यय और नंबर 3 समास। तो जितने भी उपसर्ग से मिलकर के, प्रत्यय से मिलकर के और समास वाले जो सामासिक जो पद होते हैं, शब्द होते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए यहां पर वीणा पाण, नहीं ये तो हमारा योग रूढ़ हो जाएगा उसके लिए। इसी में से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रत्यय से बना हुआ शब्द लेनदार है,
यौगिक शब्द है, अत्यंत यौगिक शब्द है, प्रतिदिन हमारा यौगिक शब्द है। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं, योग रूढ़ वास्तव में रूढ़ का ही एक प्रकार है, लेकिन रूढ़ में केवल शब्द होता है और योग रूढ़ में रूढ़ वाले यौगिक शब्द होते हैं, मतलब कई शब्द मिल करके। अब योग रूढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस शब्द का एक पार्टिकुलर अर्थ एक ही जगह इंकित होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने लिख दिया वीणा पाण, जिसके हाथ में वीणा हो, वीणा पाण। लेकिन वीणा पाण मां सरस्वती जी के लिए योग रूढ़ शब्द है ना। दशानन रावण के लिए योग रूढ़ शब्द है। तो ऐसे शब्द हमारे योग रूढ़ होते हैं। तो ये हुआ रूढ़ यौगिक। योग रूढ़ क्या होते हैं। अब आइए अगला हम देखते हैं। यौगिक शब्द यहां पर हम बता ही दिए हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये देखिए एक उदाहरण है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे होते हैं। जैसे स्वतंत्रता। तंत्र शब्द मूल शब्द है। तंत्र क्या है, मूल शब्द है। इसमें स्व उपसर्ग लगा हुआ है और ता प्रत्यय लगा हुआ है। मतलब स्वतंत्रता शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। यदि मान लीजिए कि प्रत्यय अलग करते हैं, स्वतंत्र धनता बराबर स्वतंत्रता, और तंत्र, तंत्र में स्व लगा दिए तो स्वतंत्र हो जाएगा। अब होते कितने हैं उपसर्ग। इनकी संख्या संस्कृत में 22 है, हिंदी में 11 है, उर्दू में 19 है और कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं। इसको हम विस्तृत अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से शब्द हमारे संस्कृत के हैं, कौन से हिंदी के हैं, कौन से उर्दू के हैं। ये सब जानने के लिए सबसे पहले आप इस हमारे ईडू विसारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज ये है कि बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि इसके बारे में जब आगे हम बताएंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि हमारे जो और शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो लाभान्वित हो सके। आप उनका सहयोग कीजिए भेज करके। तो फटाफट तीनों काम कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो घंटी का चित्र बना हुआ है उसमें प्रेस कीजिए, और सबसे ऊपर ऑल लिखा हुआ है, ऑल में आप प्रेस कीजिए। मतलब जितने भी हम वीडियो, ये शैक्षिक वीडियो हम डालेंगे, सबका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मुख्य रूप से हम उपसर्ग पर ज्यादा बात किए हैं आज। पुनः इसको एक नजर से देख लीजिए कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं अथवा उसमें विशेषता लाते हैं। इन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। उपधन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स, प्री माने पहले, फिक्स माने जुड़ जाना। इंग्लिश तो बहुत ही सरल है। प्रीफिक्सेस उपसर्ग होते हैं और सफिक्स हमारे प्रत्यय होते हैं। अब आइए प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, जो मूल शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे चलना। प्रतिधन अय बराबर प्रत्यय। प्रतिधन अय बराबर क्या होता है, प्रत्यय। प्रति का अर्थ होता है साथ में जुड़ा होना लेकिन पीछे, और अय का अर्थ होता है चलना। तो प्रत्यय का अर्थ होता है प्रतिधन अय बराबर प्रत्यय, पीछे चलना। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत धन अंत बराबर कृदंत। मतलब ऐसे जो हमारे शब्द जो कृत प्रत्यय से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम कृदंत कहते हैं। और तद्धित से तद्धिदांत बनता है। मतलब तद्धित प्रत्यय से, मतलब मूल शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ हो तो ऐसे बने हुए शब्द को क्या बोलते हैं, तद्धितांत। तद्धित धन अंत बराबर तद्धितांत। अब कृदंत, कृत प्रत्यय। अब ये जो कृदंत होता है, ये कृत प्रत्यय
अर्थात इसको ऐसा समझ लीजिए आप कि धातु का अर्थ होता है क्रिया, मतलब क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगता है, तो धातु धन प्रत्यय बराबर कृदंत बनता है। तब धातु में प्रत्यय लग करके जो शब्द बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कृदंत। और तद्धित धातु को छोड़कर अन्य शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, और अव्यय में 4 होते हैं हमारे, तो चारों अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनको छोड़ करके, मतलब अन्य शब्द इनको लेकर के, धातु को छोड़कर, केवल धातु और क्रिया को छोड़ करके शब्द रहेगा और उसमें प्रत्यय लगेगा, तो जो शब्द होता है उसे हम बोलते हैं तद्धितांत। जैसे उदाहरण देख लीजिए, लिख धन अक बराबर लेखक। ठीक है, लिख धन अक बराबर लेखक। लिख क्या है? धातु है ना। धातु किसे बोलते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। लिखना क्रिया है, लिखना क्या है? क्रिया है। इसका मूल रूप हुआ हमारा लिख, है ना। तो इसका जो मूल रूप है किसी भी क्रिया का, उसे हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो लिख धन अक बराबर लेखक। अब यहां पर इसको हम बोलते हैं कृदंत। लेखक जो शब्द बना हुआ है, लिख धन अक बराबर लेखक होगा। लेखक यदि आता है कि कृदंत है कि तद्धितांत है, तो क्या होगा? ये कृदंत है। कृदंत क्यों है? क्योंकि क्रिया के साथ प्रत्यय लग करके इस शब्द का निर्माण हुआ है। तद्धितांत धातु को छोड़ करके अन्य शब्दों के साथ प्रत्यय लग करके जिस शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम तद्धितांत कहते हैं। जैसे सेठ धन आनी बराबर सेठानी। सेठ हमारा क्या है? संज्ञा है, इसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ है तो बन गया सेठानी। ठीक है, तो सेठानी शब्द तद्धितांत है। अब इतिहास अथवा स्रोत के आधार पर प्रत्यय कितने होते हैं? 4 होते हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाता है, मान लीजिए प्रतियोगी परीक्षा में, कि स्रोत के आधार पर प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उपसर्ग और शेष प्रत्ययों के बारे में हम विस्तृत विश्लेषण नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप इसे जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे मेन कॉन्सेप्ट है उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर के। मुख्य रूप से परीक्षा में ये जरूर पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है, ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। इनकी संख्या भी पूछा जाता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। उर्दू के 19 होते हैं और कुछ अंग्रेजी के होते हैं। प्रत्यय के कितने यहाँ पर प्रकार हैं? 2 हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। स्रोत के आधार पर कितने प्रत्यय हैं? 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। मुख्य बातें इसमें इतनी ही हैं। उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं बता ही दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।